सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि आपको सफल होने के लिए आपको जीतने के लिए हारना पड़ेगा। दोस्तों, लगातार आप मेहनत करते जाइए, आपको सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। दोस्तों, जो हारा नहीं उसकी जीत का कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, हारने से तो सीखने को मिलता है। आप हारेंगे, एक बार हारेंगे, दो बार हारेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप निरंतर हारते रहेंगे। आप मेहनत करते जाइए दोस्तों, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपने मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। आप अपने सपनों को एक दिन जरूर साकार करेंगे। हर माँ बाप की इच्छा आप जरूर पूरी करेंगे। जिसका बेटा होता है दोस्तों, वह अपने माँ बाप के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, और उस सपनों को साकार करने का दोस्तों अब टाइम आ गया है। लगातार निरंतर मेहनत करिए दोस्तों, और सफलता तक पहुंचकर अपने सपनों को पूरा कीजिए और जीत के दिखाइए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वसा के बारे में। वसा होती क्या है? उससे पहले दोस्तों हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के बारे में बात कर चुके हैं। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में आपको एक सीधी सी अपने जीवन से जुड़ी हुई बातों से लेकर दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, और आगे भी निरंतर कोशिश करता रहूँगा कि जिस तरीके से दोस्तों अपन निरंतर जीवन के आधार से, जीवन की शिलाओं से सीखते चले आ रहे हैं दोस्तों, उसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि जो मनुष्य का शरीर होता है उसे प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ। और दोस्तों, ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो आप सबको पता है कि जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो भोजन से प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर को प्रतिदिन 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एक स्वस्थ महिला की बात करूँ दोस्तों मैं, तो लगभग 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है महिला को। दोस्तों, तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों? उसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अरे मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि वसा से एनर्जी तो प्राप्त होती है, ऊर्जा तो प्राप्त होती है, लेकिन कुछ समय बाद होती है। ये आपको अभी पता नहीं है, अभी मैं पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। इस लेक्चर के बाद में आप एक एक चीज़ अच्छे से नोट कर पाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में बता चुका हूँ। मैंने कार्बोहाइड्रेट की एक दो विशेषता बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, और प्रोटीन के बारे में बताया था कि यह हमारे शरीर में मरम्मत का कार्य, बॉडी बिल्डिंग का कार्य, रोगों से सुरक्षा करने में सहायता होती है प्रोटीन। दोस्तों, अब बात कर रहे हैं हम वसा की। तो वसा के निर्माण की बात करूँ दोस्तों, तो वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से मिलकर होता है। दोस्तों, जो वसा होती है वो सामान्यतः चिकनाई युक्त होती है। दोस्तों, जो वसा होती है वो घी, तेल, जो अपन बटर यूज करते हैं, बटर हो गया, जो मांस होता है दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में वसा पाई जाती है। ये सामान्यतः चिकनाई युक्त होती है। लेकिन दोस्तों, एक एंजाइम पाया जाता है टमाटर में, लाइकोपिन वसा से निर्मित होता है दोस्तों। इसका निर्माण वसा से होता है, लेकिन ये चिकनाई युक्त नहीं होता। तो ये जरूरी नहीं है कि हर वसा चिकनाई युक्त ही हो, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अधिकांश जो चीजें होती हैं दोस्तों, वो जो चिकनाई युक्त होती है, और वो वसा से वो उनमें वसा उपस्थित होती है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन वसा की। तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है दोस्तों CnH2nOn। इसमें ऑक्सीजन खूब भरपूर मात्रा में होती है, लेकिन दोस्तों वसा में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं होती है। इसमें तो फिक्स है, जैसे कि C6H12O6। तो कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होने के कारण ऑक्सीजन, इस कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा, एनर्जी तुरंत प्राप्त हो जाती थी, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इसका पाचन शीघ्रता से नहीं हो पाता है दोस्तों। और जब
किसी भी भोजन का पाचन शीघ्रता से नहीं होता है तो वह तुरंत ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती, वह तुरंत एनर्जी हमारे शरीर को नहीं दे सकती। इसलिए दोस्तों यही रीजन है कि वसा से तुरंत एनर्जी प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती दोस्तों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, और जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो भोजन का पाचन शीघ्रता से नहीं हो सकता। जब पाचन शीघ्रता से नहीं होगा दोस्तों तो हमारे शरीर को एनर्जी तुरंत प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए यही कारण है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है और वसा से तुरंत ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, थोड़ी देर बाद में होती है। 2-3 जैसे अभी अपन ने भोजन किया, लगभग 3-4 घंटे बाद में हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। हाँ, ये फिक्स है कि कार्बोहाइड्रेट से अधिक एनर्जी प्राप्त होती है वसा से। हाँ, ये भी फिक्स है कि भाई इसका पाचन देरी से होता है लेकिन अधिकांश अधिक ऊर्जा देता है। आगे देखिए दोस्तों, अब कितना ऊर्जा प्राप्त होती है, कितनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगर अपन प्रयोगशाला में एग्जैक्टली बात करें तो 9.4 9.5 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी 1 ग्राम वसा की बात करूं दोस्तों, मैं 1 ग्राम वसा की बात करूं तो 1 ग्राम वसा से दोस्तों 9.4 या 9.5 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों अगर इसका सही उपयोग शरीर में देखा जाए दोस्तों तो 1 ग्राम वसा से सिर्फ 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी होती है दोस्तों? 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना आप। इसी तरीके से अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी प्राप्त होती है वो प्रयोगशाला में एग्जैक्टली 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी तरीके से अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन में जो एग्जैक्टली जो वैल्यू होती है वो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है प्रयोगशाला में। और अगर मैं शरीर की बात करूं दोस्तों तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में 4 किलो कैलोरी, कितनी दोस्तों? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट में हमारे शरीर में लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट से। दोस्तों कई बार एग्जाम में इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि किससे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, किससे कम एनर्जी प्राप्त होती है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों, जो सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। इससे ज़्यादा होती है दोस्तों प्रोटीन से। और सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है दोस्तों वो होती है वसा से। किससे होती है? वसा से। अब इनका क्रम भी बता देता हूँ कितनी कितनी होती है, कितनी कितनी नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ मैं तो 4.1 के समथिंग एनर्जी प्राप्त होती है। इसके बाद में अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ तो 4.2 के समथिंग इससे प्राप्त होती है किलो कैलोरी प्रति ग्राम। और प्रति ग्राम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 1 ग्राम में। और अगर मैं वसा की बात करूँ तो 9.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये वसा का क्रम है, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। आगे देखिए दोस्तों, अब वसा किन किन में घुलनशील होती है? दोस्तों वसा जल में अघुलनशील होती है। ये घुलनशील लिखा हुआ है लेकिन एग्जैक्टली में दोस्तों अघुलनशील होती है। जो वसा होती है वो जल में अघुलनशील होती है। लेकिन दोस्तों अपन कहे कि जैसे नहीं मुझे तो घोलनी है, जल में वसा को घोलनी है, तो क्या प्राप्त होता है? अपन क्या करते हैं दोस्तों, एक मैं घर का एग्जांपल लेता हूँ। एक गिलास पानी लेते हैं, गिलास में पानी फुल भर देते हैं। फुल भरने पर क्या करते हैं दोस्तों, पानी के 3-4 बूंदे उस पर डाल देते हैं और अपन चम्मच से हिला देंगे। तो पानी के ऊपर जो अपने जो तेल की बूंदे डाली थी छोटी छोटी, उन पर हिलाने पर, चम्मच से पन्ने उस पानी को हिलाने पर वह पानी की बूंदे छोटी 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 बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। तो विभाजित होती है तो अपन को छोटी छोटी बूंदे पानी के ऊपर तैरती हुई नजर आती है दोस्तों। वो इमल्सन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इमल्सन। इमल्सन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इमल्सन कहलाता है। तो वसा के साथ में दोस्तों जल में जब वसा मिलाई जाती है तो इमल्सन प्राप्त होता है, जिसे मैंने परिभाषा भी लिखी हुई है। पानी में छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देने वाला जो पदार्थ होता है दोस्तों वो इमल्सन कहलाता है। पानी में छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? इमल्सन कहलाता है। देखिए दोस्तों, अब ये वसा किस किस में घुल जाती है आसानी से? तो ध्यान रखना, कार्बनिक पदार्थ जैसे कि ईथर हो गया,
बेंजीन हो गया, इनमें दोस्तों वसा आसानी से घुलनशील होती है। दोस्तों जिस प्रकार शक्कर पानी में, नमक पानी में आसानी से घुल जाता है, उसी प्रकार दोस्तों वसा में कार्बनिक पदार्थ ईथर, बेंजीन आदि आसानी से घुल जाती है। अब दोस्तों वसा के उदाहरण देख लेते हैं कि वसा भरपूर मात्रा में किन किन में पाई जाती है। तो वसा होती है दोस्तों वो घी में, तेल में, चर्बी युक्त पदार्थों में जिनसे चर्बी बढ़ती है दोस्तों। कैरोटीन गाजर में, दोस्तों गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, इसमें भी वसा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। टमाटर में लाइकोपिन एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, इसमें भी वसा भरपूर मात्रा में होती है। और प्राकृतिक रबर दोस्तों, प्राकृतिक रबर वसीय अम्लों से, वसीय पदार्थों से मिल करके बना होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये उनके उदाहरण है। इनमें वसा बहुत सारी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि वसा का निर्माण किस तरीके से होता है। आखिरकार जो वसा बनती है वो किस तरीके से बनती है। अगर मैं प्रयोगशाला की बात करूं दोस्तों, तो ग्लिसरॉल की अभिक्रिया दोस्तों जब वसीय अम्ल के साथ में करवाई जाती है तो सरल वसा का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है दोस्तों? सरल वसा का निर्माण होता है। ग्लिसरॉल की अभिक्रिया जब वसीय अम्ल के साथ में करवाई जाती है तो सरल वसा का निर्माण होता है। अब दोस्तों ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है? तो CH2OH, CHOH, CH2OH। दोस्तों ये होता है, ये ग्लिसरॉल का सूत्र है। एक मिनट दोबारा बता देता हूं। ये क्या है? ये ग्लिसरॉल का सूत्र है दोस्तों, CH2OH, CHOH, CH2OH। उसके बाद में दोस्तों आपने एक चीज देखी होगी कि CH3COOH, ये क्या है? आप सब जानते होंगे, एसिटिक अम्ल है दोस्तों। यहाँ पर मैं CH3 को हटा देता हूँ और COOH की बात करूँ तो ये अम्ल को दर्शाता है दोस्तों। किसको दर्शाता है? ये अम्ल को शो करता है। किसको शो करता है दोस्तों? ये अम्ल को शो करता है। किसको शो करता है दोस्तों? ये तो ये अम्ल को शो करता है। एक मिनट रुकना, ये किसको शो करता है? अम्ल को शो करता है दोस्तों। मैं क्या करता हूँ, COOH को यह लिख लेता हूँ। मैंने क्या किया है, उसको उल्टे क्रम में लिख दिया। भाई उल्टा लिखूँ चाहे उल्टा लिखूँ, लिखा तो सही है ना मैंने। और रासायनिक केमिस्ट्री में, साइंस में ये चीज़ चल जाती है जब रिएक्शन अभिक्रिया करवाई जाती है। मैंने क्या किया, HOOC लिख लिया, यहाँ भी लिख लिया। वसीय अम्ल के मुझे 3 अणु लेने हैं और अम्ल के साथ में मैंने कोई 3 पदार्थ जोड़ दिए, R1, R2 और R3। जब इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो अपन ने पता है कि जब कार्बोहाइड्रेट में अपन ने निर्जलीकरण किया था, निर्जलीकरण का मतलब होता है दोस्तों जल के अणु बाहर निकालना। तो इसमें 3 जल के अणु बाहर निकलेंगे दोस्तों। कितने जल के अणु बाहर निकलेंगे? इसमें 3 जल के अणु बाहर निकलेंगे। कितने निकलेंगे दोस्तों? 3 जल के अणु इसमें बाहर निकलेंगे। तो ये 3 जल के अणु मैंने बाहर निकाल दिए। ठीक है, और 3 जल के अणु बाहर निकालने पर जब अभिक्रिया को सोल्व किया जाता है दोस्तों तो CH2 यहाँ पे आ गया और मैं इस C के ऊपर डबल बॉन्ड है दोस्तों। क्या है? डबल बॉन्ड है। इस C के ऊपर भी डबल बॉन्ड है और इस C के ऊपर भी डबल बॉन्ड है। तो देखिए दोस्तों, जब ये जल के अणु में बाहर निकाल रहा हूँ, एक मिनट, और अम्ल होता है। अम्ल की एक खासियत होती है दोस्तों, अम्ल क्या करते हैं, H+ साइन देते हैं। तो ये अम्ल है, अम्ल में से मैं क्या करता हूँ, ये हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ। कौन सा वाला? ये निकाल लिया। उसी तरीके से यहाँ से भी निकाल लेता हूँ। जल के 3 अणु निकालने हैं ना, ये 2 हो गए और ये तीसरा नंबर का 3 हो गया। ठीक है, मैंने जल के यहाँ पर 3 अणु निकाल लिए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। और अम्ल की कंडीशन भी पूरी हुई कि अम्ल H+ साइन देते हैं। तो यहाँ से ये तीन अम्ल निकल गए, 3 हाइड्रोजन निकल गए, सॉरी अम्ल H+ साइन देते हैं तो 3 हाइड्रोजन निकाल दिए। अब अभिक्रिया को सोल्व करता हूँ तो CH2 ये से कैसे लिख दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। C डबल बॉन्ड O, तो इन दोनों को C डबल बॉन्ड O लिख दिया। और R1 ऐसे कैसे लिख दिया। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे समीकरण को सोल्व की, यहाँ पे समीकरण को सोल्व की। अब आप यूँ कहोगे कि समीकरण तो सोल्व हो गए लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आता है। दोस्तों मेरे भाइयों, क्वेश्चन इस तरीके से आता है क्योंकि यहाँ पर ये देखो एस्टर बंध का निर्माण हो रहा है।
किसका निर्माण हो रहा है दोस्तों, एस्टर बंध का निर्माण हो रहा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया वसीय अम्ल के साथ में करवाई जाती है तो सरल वसा का निर्माण होता है, लेकिन किस बंध के द्वारा ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल आपस में जुड़ते हैं, तो एस्टर बंध के द्वारा दोस्तों ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल आपस में जुड़ करके सरल वसा का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि सरल वसा के निर्माण में किस बंध को उपयोग किया जाता है, तो किसका बंध किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो एस्टर बंध को उपयोग किया जाता है। एस्टर बंध का मैं सूत्र लिख देता हूं दोस्तों यहाँ पे सबको हटा के। एस्टर बंध ये है दोस्तों कि O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अपन ने जो पदार्थ जोड़ा था R1 या R2 R3, तो ये एस्टर बंध है दोस्तों। क्या है ये, एस्टर बंध का निर्माण हो रहा है। अब आगे देखिए दोस्तों, आपको आसानी से समझ जाएंगे। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल के बीच किस बंध के निर्माण से वसाओं का निर्माण होता है, हाइड्रोजन बंध का, ग्लाइकोसिडिक बंध का, एस्टर बंध का या पेप्टाइड बंध का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है एस्टर बंध का। अब दोस्तों एस्टर बंध तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन दोस्तों जो हाइड्रोजन बंध है और जो ग्लाइकोसिडिक बंध है और जो पेप्टाइड बंध है, इनका निर्माण कहाँ पर होता है। तो दोस्तों ये चारों बंध ही इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हाइड्रोजन बंध होता क्या है। तो दोस्तों डीएनए की जो श्रृंखलाएं होती है उनमें डीएनए का जब निर्माण होता है तो डीएनए की श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बंध का उपयोग किया जाता है। डीएनए की श्रृंखलाओं में डीएनए के निर्माण के समय हाइड्रोजन बंध का उपयोग किया जाता है। ग्लाइकोसिडिक बंध क्या होता है दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है ओलिगोसेकेराइड और एक होता है पोलोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज 3 उदाहरण होते हैं, जबकि जो मोनोसेकेराइड के 2 से लेकर के 9 जो आपस में जुड़ते हैं वो ओलिगोसेकेराइड कहलाता है दोस्तों। तो मोनोसेकेराइड के जब 2 अणु आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़ते हैं दोस्तों, वो किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं। तो इनका उपयोग कार्बोहाइड्रेट में उपयोग किया जाता है। मोनोसेकेराइड के जब दोनों आपस में जुड़ते हैं वो किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध के रूप में जुड़ते हैं दोस्तों। अब बात आती है पेप्टाइड बंध की। पेप्टाइड बंध क्या होता है दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो एमिनो अम्लों से होता है दोस्तों। जब 2 एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो डाइपेप्टाइड बंध का निर्माण, डाइपेप्टाइड बंध के द्वारा 2 एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं। जब 3 एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो ट्राइपेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं। जब बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं दोस्तों, वो पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं और निर्माण किसका करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आती है कि पेप्टाइड बंध का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो प्रोटीन के निर्माण के समय जब बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आशा करता हूँ आपको चारों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करता हूँ असंतृप्त वसा की। असंतृप्त वसा होती क्या है दोस्तों, देखिए असंतृप्त वसा होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है। अगर दोस्तों द्विबंध पाया जाता है तो वो क्या है, वह है असंतृप्त वसा है। और असंतृप्त वसा के उदाहरण क्या है, वनस्पति तेल है। क्या है, वनस्पति तेल है। सोयाबीन का तेल आ गया, तिल्ली का तेल आ गया, सरसों का तेल आ गया, मूंगफली का तेल आ गया। दोस्तों ये सब किसके उदाहरण है, असंतृप्त वसा के उदाहरण है। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन निकलेंगे दोस्तों। डायरेक्ट एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि असंतृप्त वसा के उदाहरण बताइए, निम्न में से कौन से असंतृप्त वसा के उदाहरण है। ऑप्शन कुछ भी आ सकता है। मैंने आपके एग्जाम्पल बता दिया कि सोयाबीन का तेल, यानी विभिन्न प्रकार के जो तेल पाए जाते हैं वो अधिकांशतः असंतृप्त वसा के उदाहरण ही होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अब संतृप्त वसा क्या होती है, इसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है दोस्तों। और इसके उदाहरण क्या क्या है, इसके उदाहरण है दोस्तों घी हो गया, अपने जो उपयोग में लिया जाता है, बटर हो गया, चर्बी युक्त पदार्थ हो गए, सब दोस्तों संतृप्त वसा हो गया। एक एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है संतृप्त वसा का, डालडा होता है दोस्तों, जिसका वनस्पति तेलों के द्वारा हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा वनस्पति घी का उपयोग किया जाता है दोस्तों, उसे ही डालडा कहा जाता है, जो कि हमारे शादी प्रोग्रामों में अधिकांशतः उपयोग लिया जाता है। क्योंकि देसी घी तो बहुत कम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो अधिकांशतः जो घी का उपयोग किया जाता है वो डालडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और डालडा किसका उदाहरण है, संतृप्त वसा का उदाहरण है। तो दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से आता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से अभिक्रिया होती है, किस तरीके से नहीं। वनस्पति तेल,
वनस्पति तेल की बात करूं दोस्तों, या तो वनस्पति तेल या असंतृप्त वसा। वनस्पति तेल होता है दोस्तों या असंतृप्त वसा का ही उदाहरण होता है। जब इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है दोस्तों, जब इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो वनस्पति घी प्राप्त होता है। क्या होता है? वनस्पति घी प्राप्त होता है। और वनस्पति घी किसका उदाहरण है? संतृप्त वसा का उदाहरण है। और किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है? तो दोस्तों निकल की उपस्थिति में करवाया जाता है। यहाँ पे निकल किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे निकल को जो उपयोग में किया जाता है वो उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है दोस्तों? अभी उत्प्रेरक क्या होता है? तो उत्प्रेरक होता है कि जो किसी भी जो अभिक्रिया, जो क्रिया होती है, उसकी दर को बढ़ाने के लिए, उसको कम समय में करने के लिए दोस्तों, उसको बहुत जल्दी करने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो वनस्पति घी को तैयार करने के लिए जो निकल है दोस्तों, उसे उत्प्रेरक के रूप में उपयोग लिया जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, असंतृप्त वसाओं से संतृप्त वसा बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? नंबर 1 क्वेश्चन, तो दोस्तों किस विधि का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन, असंतृप्त वसाओं में हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा संतृप्त वसा का निर्माण किया जाता है, उसमें किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर तीसरा क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से बनता है दोस्तों? वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा उपयोग किया जाता है। नंबर चौथा क्वेश्चन, वनस्पति तेल से वनस्पति घी, वनस्पति तेल से वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा सॉरी एक मिनट, दोबारा क्वेश्चन बोलता हूँ। वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा बनाया जाता है, हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। लेकिन दोस्तों उसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग, सॉरी निकल का उपयोग किया जाता है। किसको उपयोग किया जाता है दोस्तों? निकल को उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन आसानी से यहाँ से बन जाते हैं दोस्तों। आप आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वसा के साथ में जब क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है, क्षार में कुछ भी होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, एक मिनट, NaOH हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, KOH हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, या फिर और अदर भी क्षार हो सकती है। तो वसा के साथ में दोस्तों जब क्षार का उपयोग किया जाता है, NaOH का, KOH का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों साबुन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? साबुन का निर्माण होता है। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे कि साबुनीकरण क्रिया में वर्षा नहीं है, सॉरी ये वसा है, वर्षा नहीं है, यह वसा है। साबुनीकरण क्रिया में वसा के साथ किसकी क्रिया करवाई जाती है? भाई ये अम्ल की करवाई जाती है, या क्षार की करवाई जाती है, या लवण की करवाई जाती है, अन्य वस्तु की करवाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है। साबुनीकरण क्रिया में वसा के साथ में क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा ये भी निकल कर आता है, तो इनका भी ध्यान रखना। आगे देखिए दोस्तों, सरल वसा के उदाहरण। दोस्तों जो वसा होती है वो 3 प्रकार की होती है, मैं आपको बताऊंगा आगे। एक होती है सरल वसा, एक होती है संयुग्मित वसा, एक होती है व्युत्पन्न वसा। दोस्तों सरल वसा के जो उदाहरण है वो देख लीजिए। कर्णमोम, अपने कानों में जो मोम पाई जाती है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि माचिस की तिल्ली मिले या फिर कुछ भी मिले दिए कान में, और उसमें से एक मोम जैसे एक मोम जैसा एक होता है पदार्थ, उसको निकालते रहते हैं। दोस्तों वो क्या है? वो एक वसा है। और वसा, उस वसा, वो जो वसीय जो कर्ण मोम है वो एक प्रकार की मोम है, वो वसीय वसा से मिलकर के बनी होती है। और उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है सिरुमिन। क्या कहा जाता है? सिरुमिन। आपने देखा होगा दोस्तों, जंतु या पक्षियों के फर या पंख पर एक पतला वसीय पदार्थ पाया जाता है दोस्तों। जंतु या पक्षियों के फर या पंख पर एक पतला वसीय पदार्थ पाया जाता है दोस्तों। और इस पतला वसीय पदार्थ को क्या कहा जाता है दोस्तों? लेनोलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेनोलिन कहा जाता है। और ये लेनोलिन किसका बना होता है दोस्तों? ये वसा का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? वसा का बना होता है। इस बात का भी ध्यान रखना। मधुमक्खियों के दोस्तों, मधुमक्खियों के पेट, मधुमक्खी होती है दोस्तों, उसके सीने में, पेट में एक एंजाइम पाया जाता है दोस्तों। ये सॉरी एक एंजाइम नहीं, एक ग्रंथि पाई जाती है। ये ग्रंथि क्या करती है दोस्तों? एक मोम का श्रावण करती है, एक मोम को बाहर निकालती है अपने शरीर से, एक मोम को बाहर निकालती है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है मधुमोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधुमोम कहा जाता है। तो कहने का मतलब मधुमक्खियों से जो प्राप्त मोम होती है उसे क्या कहा जाता है? मधुमोम कहा जाता है। ये भी वसा से मिलकर, वसा से
मिलकर बनी होती है, वसा से युक्त होती है। आपने देखा होगा दोस्तों, पेट्रोलियम पदार्थों से जो प्राप्त मोम होती है उसे पैराफिन मोम कहा जाता है। ये भी बहुत सारी एग्जामों में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पेट्रोलियम पदार्थों से जो मोम प्राप्त होती है वो कौन सी मोम प्राप्त होती है, वो पैराफिन मोम प्राप्त होती है। कौन सी? पैराफिन मोम प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका भी बहुत अच्छा उदाहरण है। दोस्तों जो अधिकांश एग्जामों में पूछा जाता है वो सरल वसा के उदाहरण पूछे जाते हैं, और सरल वसा के अलावा ज्यादा से ज्यादा अगर पूछेगा, हाई लेवल पर लेके जाएगा तो संयुग्मित वसाओं के उदाहरण भी पूछ सकता है। अब दोस्तों मैं इसको आपको वसा के उदाहरण बता देता हूँ कि वसा कितने प्रकार की होती है, वसा के प्रकार बता देता हूँ। तो वसा दोस्तों 3 प्रकार की होती है। एक होती है सरल वसा, एक होती है संयुग्मित वसा, और एक होती है व्युत्पन्न वसा। जो सरल वसा होती है दोस्तों, ये वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर के बनी होती है। वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर के बनी होती है। जबकि जो संयुग्मित वसा होती है, ये सरल वसा प्लस क्रियात्मक समूह से मिलकर के बनी होती है, क्रियात्मक समूहों से मिलकर के बनी होती हैं। और दोस्तों जो व्युत्पन्न वसा होती है, ये सरल एवं संयुग्मित वसा के अपघटन के निर्माण से प्राप्त होती हैं। दोस्तों किससे प्राप्त होती हैं? सरल व संयुग्मित वसा के अपघटन से निर्माण होता है दोस्तों इनका, व्युत्पन्न वसा का। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों सरल वसा के। मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल बताई दिए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो संयुग्मित वसा के उदाहरण की बात कर लेता हूं। दोस्तों मैंने यहाँ पर टाइप नहीं किए हैं, मैं संयुग्मित वसा के आपको उदाहरण बता देता हूं। एक होता है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड क्या होता है दोस्तों? कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। नंबर 1 पर फास्फोलिपिड, तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों? ये भी संयुग्मित वसा का उदाहरण है। नंबर दूसरी एक है ग्लाइकोलिपिड। कौन सी है? ग्लाइकोलिपिड, ये संयुग्मित वसा का उदाहरण है दोस्तों। और एक नंबर 3 पर है दोस्तों लियोप्रोटीन। क्या है दोस्तों? लियोप्रोटीन, ये भी संयुग्मित वसा का उदाहरण है। दोस्तों व्युत्पन्न वसा को इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एग्जाम में पूछी जाती है। अधिकांश जो पूछी जाती है दोस्तों यही पूछी जाती है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि जो फास्फोलिपिड होता है ये कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है, और जो लियोप्रोटीन होती है रक्त में जो वसाएं होती है वो इसी रूप में पाई जाती है। ये लियोप्रोटीन के कार्य है। लियोप्रोटीन का कार्य क्या है कि रक्त में जो वसा होती है दोस्तों इसी रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? लियोप्रोटीन के रूप में पाई जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जुड़े रहिए हमारे साथ और रोचक वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अब अगली नेक्स्ट वीडियो से हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, और निरंतर दोस्तों रेगुलर अब लेक्चर आया करेंगे, अच्छे अच्छे वीडियो आया करेंगे। हाँ हो सकता है आपको समझने में परेशानी हो, लेकिन दोस्तों वादा करता हूँ अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।